नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे साफ हो चुके हैं और इस बार चुनाव में कई मिथक भी टूटे हैं। जनता ने 5 राज्यों में स्पष्ट जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है और इतिहास रचा है। 37 सालों बाद ऐसा हुआ है जब एक सत्ताधारी दल पर जनता ने दोबारा विश्वास जताया हो। वहीं गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करने जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो राज्य के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रही हो। 5 में से 4 राज्य बीजेपी के नाम रहे। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। सीमावर्ती राज्य में आपका ऐसा झाड़ू चला कि सभी दिग्गज चित हो गए। एक दशक पहले अस्तित्व में आई पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सरकार बनाने जा रही है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जनादेश दिया। 117 में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की है। 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। शिरोमणि अकाली दल के हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई और पार्टी के तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। बीजेपी पंजाब में 2 सीट जीतने में कामयाब रही है और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की तरफ एक तरफा मतदान किया है। आपको कुल 42% मत प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस को 22.98%। इसके साथ शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 18.38% वोट मिले हैं। बीजेपी को 6.6 और बसपा को 1.77% मत प्राप्त हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आम आदमी पार्टी ने भरपूर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। यहाँ से खुद जो प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के लखबीर राय सिंह जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और ये तमाम कार्यकर्ता जो है, जो यहाँ के लोग हैं, सदस्य आम आदमी पार्टी के, पूरे तरीके से खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। हाथों में झाड़ू लेकर वो खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इन सबसे कि आखिर ये जो जीत हासिल की है, जो लखबीर सिंह जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, किस तरीके से उत्साह में देखने को मिल रहा है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। आपका नाम सबसे पहले? हेलो, आपका नाम? एकम सिंह जी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। कितना उत्साह आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं? मैडम जी बस एक खुशी नहीं, बा परमात्मा तो डरते हैं, ਇੰਨੀ खुशी आ 50 साल नहीं होने देने ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस नहीं आने दी जाएगी, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं चाहूंगी तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं और पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और इतना ही नहीं, पूरा लंबा काफिला यहाँ पर मौजूद है और पूरे तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार उत्साह दिखाते नजर आ रहे हैं। झाड़ू से आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब से जो सफाया किया है, कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है वो पूरे पंजाब में फिर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू, क्योंकि आम आदमी पार्टी का निशान है, ये आम आदमी पार्टी का निशान है, इसलिए इसी को लेकर लगातार इसी झाड़ू से सफाया किया है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके का उत्साह लोगों में है। आपका नाम सर? आपका नाम? अवतार सिंह है जी। किस तरीके से उत्साह और जोश मना रहे हैं, लंबा काफिला है, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं 3-4-5 किलोमीटर हो गया, पता नहीं चल रहा किधर ਨੂੰ जा रहे हैं, किधर ਨੂੰ आ रहे हैं। ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का, नहीं पता चल रहा है किधर को जा रहे हैं, किधर को आ रहे हैं। खून हो ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ 24 ग्राम खून 24 ग्राम तो भगवंत भाई जिंदाबाद। ये आम कार्यकर्ता जो है, आम कार्यकर्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक ट्रॉली में हम मौजूद हैं और ये ट्रॉली कहाँ जा रही है नहीं पता, 12-14 किलोमीटर कितना लंबा ये सफर तय करेगी नहीं पता, लेकिन ये जो उत्साह है ये देखते ही बनता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो जीत हासिल की, ये वाकई कहा जा सकता है कि इसी झाड़ू से आम आदमी पार्टी ने पूरा सफाया कर दिया है पंजाब से। और देखना होगा कि अब आगे आम आदमी पार्टी किस तरीके का विकास पूरे पंजाब में करती है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ मैं मुस्कान, एनबी न्यूज।
चलिए, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की है और कार्यकर्ता लगातार उत्साह मनाते नजर आ रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आकाश मिश्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मिश्रा साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। पंजाब में आपकी झाड़ू चल गई है और सभी का सफाया आपने कर दिया। हेलो, मुझसे जी जी मुस्कान जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आम आदमी पार्टी को, तो सबसे ज्यादा जरूरत तो आज इस बात की है कि हमने जो वादे किए हैं पंजाब की जनता से, उनको पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और हम पंजाब की जनता को, केजरीवाल जी ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में जिस तरह दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने काम करने का काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पंजाब को भी वो सारी सुविधाएं हम मुहैया करवाएंगे। और स्पेशली जो बेरोजगारी का स्तर है, तो जो हमने उनसे कमिटमेंट किया है कि हम रोजगार सृजन करने का पूरा प्रयास करेंगे और जब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पे ये जो जिम्मेदारी आई है, इसका पूरे विश्वास के साथ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बिना किसी शिकवे शिकायत के, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी छेड़ने की कोशिश किया, कुछ र्यूमर्स भी फैलाने की कोशिश किया, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए पंजाब की जनता ने पूरे मन से, पूरे दिल से प्रचंड बहुमत की सरकार पंजाब में बनाई है। तो हम विश्वास दिलाते हैं, केजरीवाल जी विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब की जनता के लिए पूरे दिल से काम होता है। ठीक है, चलिए कार्तिकेय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहरहाल पूरे तरीके से सफाया कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने कर दिया, लेकिन कुछ सीटें आपके पास भी है। हालांकि हार जीत तो चुनावों में लगी रहती है, कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है, एक बार कौन सी पार्टी आती है, एक बार कोई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंथन की जरूरत कांग्रेस को है, ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो बधाई आकाश जी को। यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने, पंजाब की जनता ने इन पर विश्वास दिखाया है। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने दिल्ली में किया है वो पंजाब में बिल्कुल ना करें। इन्होंने पंजाब में नशा मुक्ति की बात करी है, बट दिल्ली के हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले गए हैं। दिल्ली में जो बेरोजगारी दर है वो 14.1 है और यहाँ के बेरोजगारों को कब वो पैसे देंगे उसके बारे में बात करनी चाहिए। चन्नी साहब ने तो आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पिछले 1.5 महीने से आशा वर्कर सीएम साहब के घर के सामने बैठी हुई हैं, वो मैं आकाश जी को बताना चाहूंगा। जन लोकपाल ये बिल लेकर के नहीं आ पाए और वो बार बार बोलते रहे दिल्ली में पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार इनको काम नहीं करने दे रही है। तो अभी ये राज्य सरकार के रूप में है, ना कि एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि वहां जन लोकपाल बिल भी लेकर के आ पाएंगे। दिल्ली में जो प्रदूषण से हालात हैं वो पंजाब में हालात नहीं लाएंगे। पराली जलाने के बारे में जो ये कहते थे, अब वो वहां पे किसानों के साथ खड़े रहेंगे। सतलुज यमुना कैनाल के ऊपर एक सख्त से सख्त निर्णय ले पाएंगे और दिल्ली की जनता को भी बताएंगे कि जो पानी की कमी होती है उसको कैसे ये दूर करेंगे। तो मैं समझता हूँ इन सारी बातों को ये वहां पर लेकर के आए और वहां के लोगों के जब चुनाव हो गए हैं, अब इन पे आरोप लगाने से फायदा नहीं है कि जनता का जो जनादेश है वो सर माथे है। और वाकई में हमें एक आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज हम 23% पे आ गए और जो पिछली बार 17 सीटें पे थी, आज जनता ने हमें खुद 18 सीटें दी हुई हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा हमें सोचने की बात है कि ऐसा क्या कमी रह गई, किस तरीके से हम लोगों से पंजाब में कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या जो सच्चाई थी हमारी वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो उसके बारे में हम बिल्कुल सोचेंगे। बिल्कुल। मिश्रा साहब, मैं लूटूंगी आपके पास, उससे पहले स्टार्टिंग कमेंट सभी का हो जाए। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, जनादेश जनता का हालांकि सर्वोपरि है, शर्माते हैं, लेकिन इस जनादेश में आम आदमी पार्टी को जो बहुमत मिला है, कह सकते हैं कि एक मत होकर जनता ने जो जनादेश अपना दिया है, एक मत होकर आम आदमी पार्टी की ओर ये जो बढ़त है आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। लेकिन समझना चाहूंगी कि कौन सा फैक्टर आम आदमी पार्टी का यहाँ सबसे ज्यादा काम किया आपकी नजर में? आम आदमी पार्टी का बढ़ना और आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव, इस थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा। इस थ्योरी के लिए 6-7 साल पहले हमें जाना पड़ेगा, जब आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ दिल्ली में, तो उस समय 3 बार की कांग्रेस की सरकार चली हुई आ रही थी, शीला सरकार, उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि जो सत्ता को लंबे टाइम तक चलती रहती है तो जनता का टेस्ट और जनता का जो रुझान है वो थोड़ा थोड़ा उससे कम होता जाता है। तो उसकी जो उस समय जितने भी साथ मौजूद है, ठाकुर साहब अपनी बात पूरी करें।
हाँ, तो वही बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ना और उनके ज्यादा ऊपर तक पहुंचना, इसमें थ्योरी को अगर सही से समझे तो बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के जितने भी रोस्ट और जितने भी नाराज कार्यकर्ता वो सारे के सारे इधर शिफ्ट हो रहे हैं। वही दिल्ली में हुआ था कमोबेश, वही सारी चीजें अब पंजाब में भी दोहराई गई हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत के साथ में उनकी सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से चन्नी और सिद्धू आपसी नेताओं के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ और जनता दुखी हुई उन लोगों से, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से अगर आप देखो तो कांग्रेस सरकार जो चल रही थी वहां पे इतना बढ़िया काम नहीं हो पाया, विकास इतना नहीं हो पाया, लेकिन उस नाराजगी का फायदा जो आम आदमी पार्टी ने उठाया है उसी का नतीजा है कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब एक चुनौती का दौर मुझे लग रहा मुस्कान अब शुरू होता है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए जो इन्होंने वादों की, जो फ्री के वादों की जो इन्होंने जड़ी लगाई है, उसको पूरा करना मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी दूर की एक कड़ी मानी जाएगी। क्योंकि अगर देखो पंजाबी और पंजाबी वहाँ की जो एक राजनीति है वो मुझे लग रहा है और राज्यों से अलग है। वहाँ पे अगर इस तरह के झूठे वादे किए, अगर वहाँ पे वो चीजें पूरी नहीं कर पाई तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। अभी पैनल में कोई बता रहे थे कि जैसे दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 22,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 1.25 महीने से इनके घर के सामने बैठी हुई है, उनसे ये मिलने नहीं आ रहे, उनकी बात नहीं सुन पा रहे। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, जब आपको प्रचंड बहुमत मिलता है तो आप खुद ही धरना प्रदर्शन करते हो और आप खुद ही आंदोलन करते हो। वही जब आपके खिलाफ आंदोलन होता है तो आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है तो अरविंद केजरीवाल साहब अगर उनसे बात नहीं कर रहे तो ये थोड़ा सा एक सोचने पर मजबूर करता है कि ये फैसला, इस तरह के निर्णय क्यों नहीं लेते हैं। हालांकि ठीक है, अभी तो आम आदमी पार्टी के लिए खुश होने का समय है, अच्छी बहुमत के साथ में पहली बार सरकार बन रही है और बॉर्डर राज्य का इलाका है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कई तरह की मुश्किलें और कई तरह की समस्याएं आम आदमी पार्टी को फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए मिश्रा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस ने पराली की बात करी, प्रोड्यूसर की बात करी और बहुत सारे मुद्दों की, यमुना की बात करी, बहुत सारे मुद्दों की बात करी इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आत्मचिंतन अगर आप इसको कहते हो तो शायद ये दूसरी तरह का आत्मचिंतन आपको करना होगा कि कांग्रेस सिर्फ पंजाब से नहीं हर जगह से खत्म होती क्यों चली जा रही है। जो सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी और आज विलुप्त होने के कगार पर है, तो शायद उसका कारण यही है कि आप आत्मचिंतन इस तरीके से करते हैं कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं और अपने को आप देख नहीं पाते हैं। और दूसरे पे भी कई बार बहस हो चुकी है, आपके चैनल पे भी हुई है, पराली को लेकर भी बहस हो चुकी है, यमुना को लेकर भी बहस हो चुकी है। मुझे लगता है इन सब बातों से इतर हटके अब हम बात कर लेते हैं जो हमने वादे किए हैं उसको हम कैसे पूरा करेंगे और क्या करेंगे हम आने वाले समय में। तो जैसे अभी पत्रकार महोदय जी ने कहा, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ अभी तो बहुत अर्ली फेज है, पंजाब में अभी हमारी सरकार बनी है, आप बिल्कुल प्रश्न भी करिएगा, उंगली भी उठाइएगा, लेकिन ये जनता को डिसाइड करने दीजिए कि उनको कौन सी सरकार चाहिए। आपने देखा कि एक नहीं 2-2 बार दिल्ली में प्रचंड बहुमत की हमने सरकार बनाई, एक में 70 में 62 सीटें आई और एक बार 70 में 67 सीटें आई हैं, और अभी पंजाब में जो आई है उसमें 92 सीटें हैं 117 में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता का जो विश्वास है उसको हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। और आपको एक बात और बता दें कि आप देख लीजिए, हम लोगों ने कहा है कि संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे ये देश, ये समाज आगे बढ़ सकता है। और शायद सबसे ज्यादा फोकस अगर आम आदमी पार्टी का कहीं है तो शिक्षा के क्षेत्र में है, जिसको विदेशों में भी तारीफ मिली है। दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी स्कूलों की दुर्गति थी, तो उसका मॉडल हमने दिल्ली में पेश किया है। और वही हम शिक्षा के जरिए आज गरीब का बच्चा, आज ऑटो वाले का बच्चा, आज रिक्शे वाले का बच्चा एक अच्छी व्यवस्था के साथ सरकारी स्कूल में कम पैसे में पढ़ता है, तो वो आने वाले समय में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अल्टीमेटली अपने देश के लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आएगा। तो शायद शिक्षा ही वो मूल मंत्र है। इसके अलावा भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारी पार्टी के, हमारे माननीय केजरीवाल जी के आइडियल हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इन्हीं के बताए हुए पत्तों पे चलकर
आगे ले जाएंगे, समाज को भी, देश को भी। और अभी बहुत कम समय हुआ है हमें राजनीति में आए, थोड़ा समय और गुजरने दीजिए, आपको इसकी धमक सिर्फ पंजाब, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी, ये मेरा विश्वास आप करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सबने देखा कि किस तरीके से एलजी हर काम में टांग अड़ाते थे, वहां धरना भी देना पड़ा। और उसके बाद अब तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश बनाकर कानून बना दिया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उसको क्या करना है, उसको पहले एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब कायदे से मैं पत्रकार महोदय से बड़ा विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप मेरा आकलन करिएगा, प्रश्न भी करिएगा, आलोचना भी करिएगा, लेकिन अब जो हमको पंजाब मिला है, जहां हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, यहाँ हमें कोई किसी से पूछने जांचने की जरूरत नहीं है। जो पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना काम अपने स्वविवेक से करने का मौका मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, एक काबिल टीम हमारे काबिल मुख्यमंत्री जी के साथ लगेगी और पंजाब में जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा करेंगे, आप देखेंगे। क्योंकि हम भी जानते हैं हमारी राजनीति, एक मिनट में पूरा कर लूं, हम भी जानते हैं हमारी राजनीति पंजाब में जो हम रिजल्ट देंगे और पंजाब की जनता के लिए जितना हम अच्छा करेंगे, उतना भविष्य में आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान की जनता देखेगी। और शायद हमारा भी सपना है कि हम हिंदुस्तान को पूरे विश्व में नंबर 1 का कंट्री बनाए और देश को आगे ले जाए। तो शायद ये पंजाब पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तो ये हमें भी पता है और वो सोच कर ही हम यहाँ काम करें। ठीक है, लेकिन देखिए ठाकुर साहब ने जो सवाल पूछे वो सवाल वाजिब है आपसे पूछने, क्योंकि ठाकुर साहब देखिए आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। कार्तिकेय जी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले ठाकुर साहब से मैं ये जानना चाहूंगी, बॉर्डर स्टेट पंजाब है और अगर जिस तरीके से खुद मिश्रा साहब ने कहा कि ज्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है और दिल्ली में तो देखिए प्रशासन जो है वो उनके हाथ में नहीं था, कानून व्यवस्था दिल्ली की केंद्र सरकार के हाथ में है, आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं थी। यानी कि प्रशासन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर है। नई पार्टी के कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से बॉर्डर स्टेट में वो भी कानून व्यवस्था को कायम रख पाएगी, कौन कौन सी चुनौतियां आप समझते हैं आम आदमी पार्टी के सामने? नहीं, अभी भाई साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि केजरीवाल साहब को और उनकी पार्टी को खुद को प्रूफ करने का अब मौका मिला है। पुलिस भी इनके हाथ में होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी इनके हाथ में होगा, हर चीज इनके हाथ में होगी। ये चीजें दिल्ली में नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल साहब यही बात कहते आए कि अगर हमें फुल फ्लेज काम करने का अगर मौका मिले तो हम क्रांति ला देंगे। चलो यहाँ पे एलजी का और केंद्र सरकार के बीच में जो कंफ्लिक्ट रहता है उसमें केजरीवाल साहब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब इनको मौका मिलेगा खुद को प्रूव करने का। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर केजरीवाल साहब जितनी बातें कहे हैं और जितनी बातें कही जा रही हैं, अगर उन्होंने पंजाब में वो सब चीजें करके दिखाई तो मुझे लग रहा है इस पार्टी को फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पार्टी पंजाब तक नहीं पूरे देश में इस तरीके से फैलेगी और उसके साथ के लोगों का जिस तरीके से जुड़ाव होगा, ये आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, शुरुआत से चैनल पे है, जितनी सीटें आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीती है, इनके नेता भी इतना इंतजार नहीं कर रहे थे, इनके नेता भी नहीं कहते इतनी सीटें मिलेगी, उसके बावजूद मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जनता की बात करते हो, तो दिल्ली के अंदर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बैठी हुई है 22,000, एक ही जनता है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल साहब को मुंह नहीं फेरना चाहिए, उनकी बात तो सुननी चाहिए, कम से कम वो ना है, उनका एक डेलीकेट उतारना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं फलता है थोड़ा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मिश्रा साहब, क्योंकि ठाकुर साहब ने जो बातें कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी मैं लूंगी, लेकिन कार्तिकेय जी आपके पास मैं उससे पहले आना चाहूंगी। दिल्ली मॉडल लगातार बार बार जो आम आदमी पार्टी है वो कहती है पंजाब में दिल्ली मॉडल से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बार बार सवाल उठाए हैं और चुनावों से पहले कांग्रेस ने आतंकवादी, खालिस्तानी, कई ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल किया था आम आदमी पार्टी के लिए। बावजूद उसके जनादेश जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला जनता का। कांग्रेस को कहाँ कांग्रेस की चूक हुई, आप क्या मानते हैं? अजय जी ने कुछ कुछ सवाल किए थे। पहली बात तो जो विलुप्त कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये हमेशा राजनीति में जनता तय करती है। आप मेरे उम्र में बड़े होंगे तो आपको पता होगा, और एक शब्द और एक तहजीब होती है किसी आप पार्टी के पक्ष में बोल रहे हो। और अगर रही इसी कांग्रेस की बात, तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम है, झारखंड में हम है, महाराष्ट्र में हम है, तमिलनाडु में हम है। और अगर वोट परसेंटेज से डिसाइड होता है तो उत्तराखंड में 3% में है ये खुद, और गोवा में 6% पे है, और इनका सीएम कैंडिडेट भी वहां पे कोटियाल साहब हार रखे हैं चुनाव, तो उसके बेसिस पे नहीं होता है। इनके अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। बनारस में राघव चड्ढा जो प्रभारी बन के आए वो बुरी तरीके से दिल्ली में चुनाव हारे हैं। तो चुनाव ही सिर्फ आधार नहीं होता, पार्टी की अपनी विचारधारा होती है जो इनकी पार्टी की विचारधारा है नहीं। अब इन्होंने बोला अम्बेडकर और भगत सिंह जी की बात करी थी,
मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। भगत सिंह को मैं अपने जीवन में आइडल लेके चलता हूँ। उन्हें वाई आई एम अथीस्ट में बड़ी अच्छी बात लिखी, क्योंकि वो अथीस्ट थे, वो किसी धर्म पे नहीं जाते थे। तो जो इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो 6 करोड़ रुपए की दुर्गा पूजा करते हैं सिर्फ एक दिन में, और उसका लाइव प्रसारण करते हैं। जो इनके अरविंद केजरीवाल हैं, वो जब दिल्ली में जो दंगे कभी हुए नहीं, इनके सरकार में ही दंगे होते हैं। वो ना किसी धर्म किसी तरफ जाके खड़े भी नहीं होते, चुप हो जाते हैं। वो जब सीए प्रोटेस्ट होता है तो अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने घर में बैठ जाते हैं। वो जब कोरोना काल होता है तो इनके नेता मंत्री दिल्ली की सड़कों पे नहीं दिखाई देते हैं। जब किसान आंदोलन होता है तो इन्हीं की सरकार बस मुहैया कराती है, इन्हीं की सरकार के अंडर में वहां बिजली पानी काटी जाती है, तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। और क्रिटिसिज्म की बात रही, क्योंकि भगत सिंह की बात करिए, भगत सिंह ने कहा था कि स्टेट का एक्विट क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो उसी में मैंने बातें उठाई थी कि अगर आपका हेल्थ मॉडल इतना अच्छा होता तो कोरोना काल में दिल्ली वासियों ने देखा था। और रही झूठ की बात, तो हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने कहा था जो किराएदार हैं कि उनका किराया दिल्ली सरकार देगी, जिसपे आज तक इन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। शराब के ठेके इन्होंने हर वार्ड में खोले थे। जब आदरणीय शीला जी की सरकार थी तो दिल्ली में 77 ऐसे वार्ड थे जहां के अंदर एक भी ठेके नहीं थे। 16 विधानसभा थी जहां पे शराब के एक भी ठेके नहीं थे। अब हर वार्ड में 3 ठेके हैं। आसपास के लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उनके घर के नीचे शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं। इस पे ये कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली में महिलाओं पे उत्पीड़न कितना बड़ा है, अब ये इस पे हम सवाल नहीं उठाते हैं। ये तो अपने आप को IRS कहते थे। एक अगर रेवेन्यू ऑफिसर है, वो सीएम है, उसको यही नहीं पता था कि क्या यूनियन टेरिटरी में स्टेट की पावर क्या होती है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे इनको सारी शक्तियां दिखती थी कि जी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है। आप मुख्यमंत्री बन के आ गए, आपने क्या निर्णय ले लिया। आप बिजली की बार बार बात करते हैं। बिजली दिल्ली में सिर्फ 200 यूनिट फ्री है, जो कि एक शहर में, अगर आप भी मुस्कान जी समझ रहे हो, एक शहर में यूनिट आराम से 300-400 यूनिट आ जाती है। तो ये शफूबा छोड़ दें। इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में कहा था कि ये नल से पानी पहुंचाएंगे। आज 7 साल हो गए, उन झुग्गी झोपड़ियों का नाम बता दें जहां पे इन्होंने नल से पानी पहुंचा दिया था। और मैं वापस कह रहा हूं, पंजाब में हमारी हार हुई है, हम उसको मानते हैं। हमारी चीजें नहीं पहुंची। हो सकता कि अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2-2.5 साल पहले ही निर्णय ले लेते उनके ऊपर, तो हमारी ये चीजें नहीं होती। कई बार पार्टियों में आंतरिक कला होती है और वो जनता तक बातें नहीं पहुंच पाती है, तो नहीं पहुंची है हमारी। एक बार किसी सरकार की 92 सीटें आ गई तो उसको और संयम रखना चाहिए, उसको और ग्राउंडेड और हम्बल होना चाहिए, और लोगों की जो आपने बातें करते उसको निभाने चाहिए थे। मैंने तो आपको ठीक है, आपने कहा, ठीक है कार्तिकेय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कहा कि जिस तरीके से आपको पहले लेना चाहिए था, कैप्टन जो है उस पर निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आपने जब सीएम चन्नी बनाया, चन्नी को जब सीएम बनाया, तो वो भी अपने दोनों सीटें नहीं बचा पाए हैं। कहीं ना कहीं निर्णय लेने में देरी तो की, लेकिन वो निर्णय सही है या गलत, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब से इस पर जवाब मैं चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जो सवाल मेरा था उस पर ठाकुर साहब मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं जवाब चाहूंगी। मिश्रा साहब जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि नोबडी कैन बी परफेक्ट, लेकिन अगर किसी की नीयत अच्छी है और अच्छी नीयत से काम करना चाह रहा है और काम कर भी रहा है और डिलीवर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीति छीटाकशी है ये चलती रहेगी। आज पंजाब में इंट्रोस्पेक्शन करने का एक और भी कारण है कि आप देखिए, चन्नी जी दोनों सीट से हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी दोनों सीट से हार गए, सुखबीर सिंह बादल जी भी दोनों सीट से अपनी सीट से हार गए। और चन्नी साहब को हराया भी एक ऐसे आम आदमी ने जिसके पिताजी ड्राइवर है, जिसकी माँ एक सरकारी स्कूल में काम करती है, और ऐसे हमारे बहुत से कैंडिडेट जीते हैं जिनको राजनीति में कोई जानता भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, नए लोगों को लाने का काम किया है, जो शायद राजनीति से परे हटकर काम करेंगे। और हमारे मान्यवर पत्रकार महोदय जी बैठे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर हम पंजाब में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो इसका भी गलत मैसेज भी जाएगा पूरे देश में, और पंजाब में तो जाएगा ही जाएगा। ये बात हमें भी पता है, इस बात का हमें भी इल्म है। तो पंजाब में जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। आप देखिए, दिल्ली में ये लोग कहते हैं फ्री फ्री फ्री। आप बताइए हमको कि हमने सीएजी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, सीएजी जो ऑडिट है, उसने कहा कि दिल्ली सरकार इतना कुछ फ्री देने के बाद भी पूरे देश में मात्र एक ऐसी सरकार है जो फायदे में है। तो अगर हम जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं दे सकते हैं, तो इसमें किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो शायद उनको पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें दिक्कत क्यों है, अगर जनता को ज्यादा कुछ भी फायदा हो रहा है। ठीक है कार्तिकेय जी,
वो कह रहे हैं मिश्रा साहब कि जब आपके सीएम जो हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ऐसे कैंडिडेट हरा देते हैं, और सीएम उनका जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनको तो देखिए एक महिला कैंडिडेट ने उनको इतने भारी बहुमत से हराया है, इतने भारी मार्जिन से हराया है, और सिर्फ वही नहीं, मजीठिया को भी। जब आम आदमी पार्टी का एक आम जो कार्यकर्ता है उसको जनता ने इतना जनादेश दिया, तो आप समझिए कि मंथन की जरूरत तो आपको बहुत ज्यादा है, और मंथन से ज्यादा आपको जरूरत है कि आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को जो है पूरा जो हाईकमान के जो अध्यक्ष हैं आपके पार्टी के, उसको लेकर आना चाहिए आपको सबसे पहले। के समय पे वो भी सामने ही आएंगे, सारी बातें रखी जाएंगी। और रही बात कि कोई महिला पुरुष नहीं होती है मुस्कान, राजनीति में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जिता सकता है। राजनीति में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, वही हार जीत सुनिश्चित करते हैं। लेकिन अमृतसर ईस्ट जो सीट है वो तो सिद्धू का गढ़ मानी जाती है ना, वहां पर जब इस तरीके से उनको जनता ने जनादेश नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज 23% पे है, उसमें बिल्कुल सोचेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने जो किया था, जो वादे करे थे, जो काम किया था, वो हो सकता है चुनाव के समय लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमारी 18 सीटें आई हैं, वो तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप एक बात कर रहे हैं कि एक गरीब इंसान ने, एक व्यक्ति ने जो मोबाइल की दुकान पे काम कर उसने हराया है, तो राजनीति में होता ही है। राजनीति गरीब नहीं, देखिए गरीब की बात नहीं है कार्तिकेय जी, बात है एक आम इंसान की। उस बात मैं वही कह रहा हूँ कि एक आम आदमी हराया, तो चन्नी साहब भी आम आदमी थे, वो भी बहुत बड़े घर से नहीं आते, उनकी राजनीति बहुत छोटे स्तर पे, काउंसलर के स्तर पे शुरू करी, फिर उन्होंने अपने ही दम पे आगे बढ़ते आए, निर्दलीय बने, पार्टी ज्वाइन करे, एमएलए बने, उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति में शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है। और मैं तो बधाई दे रहा हूँ आम आदमी पार्टी को और उनके कैंडिडेटों को कि उन्होंने जीते हैं। वो जनता के जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उसको हम समझेंगे कहाँ पे हमारी गलती रही, उस पर हम काम करेंगे। और बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब हारे हैं वहां पर। ये कोई चुनाव, ये आखिरी चुनाव तो है नहीं, चुनाव होंगे फिर जीतेंगे, ये अपने वादे नहीं पूरे करेंगे। हम विपक्ष में मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी, जैसे हम दिल्ली में आवाज उठाते हैं वैसे उठाते रहेंगे। हम तो दिल्ली में हमारी एक भी सीट नहीं है, लेकिन जो काम यहाँ पे विपक्ष में बीजेपी करना चाहिए वो हम करते हैं। सड़कों पे हम इनके लड़ते रहते हैं, आंगनबाड़ियों के साथ हम खड़े होते हैं, आशा वर्करों के साथ हम खड़े होते हैं, कोरोना काल में हम ही दिखाई देते हैं, किसान आंदोलन होता है तो उनको भोजन की व्यवस्था करनी हो हम ही रहते हैं। तो ये थोड़ी ना कि हम खाली सत्ता में बैठे हैं तभी हम काम कर रहे हैं। जनता के लोगों के लिए तो हम वहां पे काम कर ही रहे हैं। और जो उन्होंने वादे करे थे वो दिल्ली में नहीं पूरे करे। अभी ये कह रहे थे कि एलजी नहीं करने देते थे, फिर कहते हैं कि हमने स्कूल की व्यवस्था अच्छी कर दी। अरे शराब के ठेके जब आपने खुलवाए तब आपको एलजी ने नहीं रोका था क्या? आप जब होल्डिंग एड लगवाते हो हर गली में, हर खंभों पे, हर पेड़ के ऊपर, तब आपको एलजी साहब नहीं रोकते? क्या मजाक है? तब आप झूठ बोल देंगे तब आपको कुछ नहीं होता। जहां पे आपका काम हो गया वहां पे एलजी साहब आपको नहीं रोक रहे हैं। वहां पे आपको हमने ऐसा काम कर दिया, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बोली थी, 450 मोहल्ला क्लिनिक थी, क्या उपयोगिता थी कोरोना काल में उसकी बता दें। 500 स्कूल बोले थे, 5 स्कूल के नाम बता दें यहाँ पर। मैं कह रहा हूं आप जीते हैं, उतना ही हम्बल, उतना ही डाउन टू अर्थ होना चाहिए। जीत सर पे कभी नहीं आनी चाहिए। और राजनीति में, लोकतंत्र में, विपक्ष में अगर कोई बैठा है तो आपसे सवाल उठाएगा। और राजनीति के अंदर कोई मॉडल नहीं होता है, आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो लोग देखते हैं। ठीक है, मिश्रा साहब कुछ कह रहे हैं। वो पंजाब के लोग देखेंगे वहां पर। मिश्रा साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे भी इस बात का पूरा पता है कि पंजाब में अब मुझे इंडिपेंडेंट स्टेट मिला है पहली बार, फर्स्ट टाइम। दिल्ली में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, सबको पता है। तो पंजाब में हमारी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। हम परफॉर्मेंस करेंगे तो हमें देश पूछेगा, अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हमें पंजाब भी नकार देगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। इसमें दिक्कत क्या है अगर पंजाब की जनता के सामने एक दूसरा ऑप्शन आ गया है? चलिए, पंजाब की जनता के सामने दूसरा ऑप्शन जो आ गया उसको लेकर क्या दिक्कत है? वो दिक्कत देखिए नहीं है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा या फिर जनता का जनादेश है वो तो सर्वोपरि है, हर किसी को मानना होगा। और कार्तिकेय जी, आपसे मैंने पहले सवाल में भी यही कहा था, देखिए हार जीत लगी रहती है। अगर सत्ता में नहीं है तो आप विपक्ष में है, मुख्य विपक्ष के रूप में उभरे हैं। अगर उप मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस में है पंजाब में, फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर विपक्ष में अब राजनीति में चुनाव में है तो आप सत्ता करेंगे। जो सत्ता पक्ष गलत कर रहा है उसके सवाल उठाएंगे, और आप सत्ता में होंगे तो आपके क्या कहते हैं, जो विपक्ष आप पे सवाल उठाएगा आप उसके कहते हैं उत्तर देंगे। लेकिन मिश्रा साहब, दिल्ली को लेकर कार्तिकेय जी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिया, उसको लेकर भी जवाब दे दें, क्योंकि दिल्ली मॉडल आप पंजाब में लाने की बात करते हैं, दिल्ली जैसा पंजाब को बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में अगर व्यवस्थाएं नहीं है सुचारू तो पंजाब में फिर कैसे कर पाएंगे आप? जवाब है उसमें। मैंने आपसे कहा
कि दिल्ली में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जहां पर जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उसमें बीजेपी बार बार अड़चने डालने की कोशिश कर वही रहे तो कह रहे हैं क्योंकि कार्तिकेय BJP जी, ने आप जब सुनिए शराब के मेरी बात, ठेके मैं बार आपको बार खोलते हैं, शराब आपकी नई शराब की नीति जो है, जो पॉलिसी है उसको, वो तो पता होगी आपको पंजाब दिल्ली में, और कितना विरोध हुआ उसका ये भी आप जानते होंगे। एक पैकेट में शराब मिल रही है जब दिल्ली में, तो नशा, सुनिए मिश्रा जी, पंजाब का एक सबसे बड़ा मुद्दा नशा भी है। पंजाब को उड़ता पंजाब हालांकि कहा जाता है, जो वो इसीलिए कहा जाता है, नशा बहुत है पंजाब में, और इसी को सुधारने के लिए आपको लाया गया है शायद जनता ने, कई जो आपकी नीतियां हैं। लेकिन जब दिल्ली में इस तरीके की नीति होगी, शराब पॉलिसी आपकी इस तरीके की चलेगी, पैकेट में जो शराब मिलेगी दिल्ली में, तो फिर दिल्ली मॉडल का क्या मायने हुए पंजाब में? देखिए मुस्कान जी, हर राज्य की अपनी कुछ चीजें होती हैं जो अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, और हर राज्य की संरचना अलग है, और यही शायद हिंदुस्तान की खूबसूरती है। शराब की नीति हमारी दिल्ली में जो पहले थी वही आज भी है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है कि ये जो कहते हैं कि अब तो हर गली मोहल्ले खोल दिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सारी बातों का एक चीज मैंने आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि दिल्ली ने हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से रोक थी। आपने देखा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने हिंदू मुसलमान गोबर गौमूत्र किस तरीके से कहा कि शाहीन बाग चिल्लाते रहे, और करंट लगे जाके क्या क्या बातें कही गई। तो वो सिर्फ बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि इसको कम्युनलाइज करा जाए, जो हमने कोशिश करी और नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी की ये कोशिश है कि इनको काम ना करने दिया जाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पंजाब हमें स्टेट ऐसा मिला है जहां हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। अगर हम काम करेंगे तो पंजाब की जनता भी हमें पूरा प्यार देगी, आने वाले समय में भी फिर से हमें चुन के पंजाब की सरकार बनाने का मौका देगी, और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प देश में ऐसा है जो शिक्षा पे, जो चिकित्सा पे, और जो और चीजों पे, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनमें काम करने का मादा रखता है और काम करता है। और अगर हम पंजाब में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जो जनतंत्र है उसमें जनता प्रधान है। जनता हमको कहेगी आपको जरूरत नहीं, आप यहाँ रहिए, और उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, तो जनता हमें हटा देगी। बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है कार्तिकेय जी। मुस्कान जी, मैंने यही इनसे बोला था कि जब ये दिल्ली में ऐसे कोई काम करते हैं जो ये कर जाते हैं, तब इनको एलजी परेशान नहीं करता है। चाहे वो शराब के ठेके की बात करी जाए, चाहे स्कूल की बात करी जाए। इन्होंने बोला था, सवाल तो इसी बात पे उठता है, इन्होंने दिल्ली के लोगों से भी वादे करे थे 500 नए स्कूलों के। 5 नए स्कूलों के नाम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। इन्हीं की शराब नीति है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी सरकार थी 77 वार्ड में, अगर ये झूठ है तो कहीं से लाके प्रूफ कर दें। 16 विधानसभाओं में नहीं थी, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके अलाउ हो रखे हैं। इनके मुख्यमंत्री सब पे आरोप लगाते हैं और बाद में माफी मांगते दिखते हैं, चाहे मजीठिया से हो, चाहे दिवंगत अरुण जेटली से, चाहे हमारे पार्टी के नेताओं से हो। वादे कर रहे थे नल से पानी पहुंचाएंगे, बारिश का पानी पहुंचता है, और इन्होंने कहा बजट सरप्लस रह गया। बिल्कुल बजट सरप्लस रह जाएगा। बजट खर्च तब होता है जब आप कुछ नया निर्माण करते हैं। थोड़ा बहुत बचा है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये है मुस्कान की, दूसरी बात ये है कि अगर इनको शराब की उसका पूरी नीति पे डिस्कशन करना था, आपका डिस्कशन था, तो आप बताती, हम फिगर लेकर आते और आपको दिखाते साथ लाया जाता है। राइट टू एजुकेशन 2009-10 के अंदर ही एजुकेशन फ्री है। जो असमर्थ है पैसा देने में, उनका कोटा है हर प्राइवेट स्कूल में। ये बताएं, मतलब है कि आप कुछ भी कूड़ा करकट पकड़ा दीजिए फ्री के नाम पर। 2019 के बीच में सरकार, क्या गरीबों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं है? दिल्ली के अंदर 8% ड्रॉप रेट है, अधिकार नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं है? बच ले आए। क्या IIT पढ़ने का अधिकार सिर्फ बड़े लोगों को है? सिर्फ वही लोग IIT जाएंगे, एम्स जाएंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? वही बता रहा हूँ, अभी आंकड़े लेकर के नहीं आप, मैंने कहा कि 2013 से 2019 के बीच में भारत में सर्वोच्च अगर ड्रॉप रेट है सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के अंदर 8% है। अगर आप लोग इंट्रोस्पेक्शन कर ले तो मेरी समझ में ज्यादा अच्छा होगा, बजाय आप उंगली उठाते रहते हैं। इसीलिए जनता कहती है कि आप सिर्फ बुराई करते रहिए। आपको इंट्रोस्पेक्शन खुद में करना चाहिए। आप 2 चुनाव दिल्ली का देख चुके हैं, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, तीसरा चुनाव भी देखिएगा, जनता जवाब दे देगी। रुक जाइए, आरोप प्रत्यारोप बंद करिए और ये सोचिए कि आपको क्या करना है। जनता ने आपको सरकार बना दी, इसका मतलब तो है नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगे, या आप जो कर रहे हो सही, उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। या
क्या जनता फिर चुनाव आएगा ना, आपको सबने उठा के बच्चों से चुनाव आएगा तो आप 70 में 70 सीटें ले आइएगा, कौन आपको रोका? इनको ये भी इनको पता होना चाहिए कि दिल्ली में नए राशन कार्ड ही नहीं बन रहे हैं, विधवा की पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही। उसके बारे में जब आप पेंशन दोगे ही नहीं, नया कार्ड बनाओगे ना, आप बताओगे अपना बजट सरप्लस में भाई। अगर इतना खराब है होता है कि इसकी पेंटिंग तो आपकी एक भी सीट इन लोगों को नहीं दिया है, पिछली बार भी नहीं दिया था, आने वाले समय में फिर दे दीजिएगा। इन लोगों का दिल्ली की जनता क्या हाल करती है? सुविधाएं सारी दिल्ली की जनता को मिल रही है और दिल्ली की जनता खुश है। एक्सपेक्टेशन आपसे आती है। फिर मैंने कहा दिल्ली की जनता खुश है। लोग बताते हैं कई बार जमीनी स्तर पर जब जाते हैं तो अलग अलग तरीके की जो आरोप है वो भी आम आदमी पार्टी पर लगते हैं, और सबसे बड़ा तो आरोप है बरसाती पानी का। फ्लाईओवर्स जो है, अंडरपास जो है, वो इस तरीके से पानी से लबालब हो जाते हैं थोड़ी सी बारिश में ही कि लगातार वहां से लोगों को निकलना ही मुश्किल होता है। बसें कितनी बार फंसी है वहां पर, इस तरीके की जो बातें हैं। ये देखिए, सड़कों का निर्माण और पानी, बरसाती पानी अगर खड़ा होगा, जब हम अभी तक इतने लंबे समय में, आपको 2 बार कार्यकाल आपका दिल्ली में है, दूसरा कार्यकाल है, और अभी तक अगर जनता आपसे मात्र इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठाती रहेगी, इन्हीं मुद्दों के आरोप लगाती रहेगी, तो कैसे फिर आगे अगले साल आपको बुलाएंगे अगले विधानसभा में? पूरे विश्वास से कहता हूँ। अभी एक टीवी चैनल पे केजरीवाल जी ने भी कहा था जब यमुना की सफाई पे, अब मैं कहता हूँ अगर इतनी हिम्मत हो तो कोई कह के दिखाए, पिछले कार्यकाल में यमुना की सफाई नहीं हो पाई थी, उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने कहा कि मेरे अभी आप बता दें, अभी भी यमुना में व्हाइट फोम जो है वो लगातार बहती रहती है, आप कहाँ हो रही है सफाई यमुना की? मुस्कान जी सुन लीजिए, टीवी चैनल पर बैठ के कहा था कि अगर इस कार्यकाल में यमुना साफ नहीं होती है तो हमें वोट मत दीजिएगा। अगर कोई नेता ऐसे कह सकता हो तो आप बताइए। पिछले चुनाव में भी केजरीवाल जी ने, आप बताइए, कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने कि अगर हमने काम ना किया हो तो हमको वोट नहीं दे दीजिएगा। आप बताइए, कांग्रेस के या बीजेपी का कोई नेता खड़े होकर मन से ये बात कह सकता है आज की डेट में? हमने काम किया है, दिल्ली की जनता ने उसको एक्नॉलेज किया है, और आने वाले समय में भी आप देखिएगा भाई, जनता वोट तभी देगी ना जब उसके लिए काम होगा। चलिए ठीक है, जनता वोट तभी देगी जब उसके लिए काम होगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं कि केजरीवाल तो खुले तौर पर कहते हैं जनता को कि अगर काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए, लेकिन यमुना की जो सफाई का मुद्दा उठाया है वो तो देखिए अभी भी इसी तरीके से बरकरार है। यमुना की सफाई नहीं हुई है, लगातार हम देख रहे हैं, और वीडियोस जो सामने आती है, इतने ज्यादा सफेद झाग, जहरीली जो झाग है वो मौजूद रहते हैं, और यमुना का पानी तो पूरे दिल्ली में घरों घरों तक जाता है। कार्तिकेय जी, मुस्कान जी, मैं लौट रही हूँ मिश्रा साहब आपके पास। मैं एक मिनट इसका जवाब दूं। मुस्कान जी, वो मैं मान रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से आपको मैंने जो बात कही मैं रिपीट कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने टीवी चैनल पे वादा किया है कि अगर इस कार्यकाल में यमुना की सफाई होगी, जब ये कार्यकाल हमारा खत्म होगा तो आप प्रश्न करने के पूरे अधिकारी होंगे, हम पे आप पूरी तरीके से प्रश्न कर सकते हैं कि यमुना ठीक है कार्तिकेय जी। उनकी शुरुआत ही ऐसी इनकी तरीके से होती है। मैं ये नहीं कहूँ ये कर लूँ, जनता उस पर होती तो आप बाहर ही होते। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पूरी दिल्ली ने नहीं वोट कर दिया है, दिल्ली में हमको भी वोट किया, किसी अन्य पार्टी को भी लोगों ने वोट किया है, तो दिल्ली में और लोगों पे ये प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं कि हम ये नहीं करते तो ये कर लेते। अगर उसी बेसिस, मैंने तो आपको सिलसिलेवार तरीके से गिना दिया, जन लोकपाल कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली जिसमें प्रदूषण था ही नहीं, वहां पे आपने उसको प्रदूषण युक्त बना दिया है। हमेशा आप नई नई स्कीम और ईमेल लेकर के आते हैं। सॉल्यूशन होता है कि आप जो सीएनजी बस थी, जिसको 2010 में पूरे दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, दुनिया में पहली बार था कि किसी एक राजधानी के अंदर रातों रात पूरा सीएनजी क्लस्टर में चेंज किया गया था। आप पूछिए 7 सालों में कितनी सीएनजी की नई बसें आ गई। सारी ओवर एज बसें चल रही हैं, जिनका जो एक्सपायर हो चुकी हैं, जो कंडेम्ड हो चुकी हैं, तो जरूरत ही नहीं है सड़कों पे, उन सड़कों पे ये सीएनजी बस चलवा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई घटना हो जाए। स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, सब पे मैंने इनसे सवाल उठाया, इस पे कोई भी जवाब नहीं है। जो टीचर संविदा पे थे, क्या वो परमानेंट हो गए? उस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी इनके घर के सामने बैठेंगे। यही आम आदमी के लोग थे ना, कहते थे कि हम सड़कों पे घूमेंगे, मिलेंगे। कितने करोड़ों का निर्माण हुआ है मुख्यमंत्री के घर में, स्विमिंग पूल और दुनिया भर का। तो मुख्यमंत्री तो कहते थे ना कि हम खुले दिल से हैं, आए हमारे पे देख ले। कितने विधायक आपके सड़कों पे रहते हैं, आपकी पार्षदा तक को तो सीबीआई पकड़ती है घूस लेते हुए। तो उस पे नहीं जाया जाता, उस पे मत जाए, उस पे नहीं जाया जाता। यहाँ का दिल्ली का पता करिए तब बोले। आप हो सकते हैं पंजाब में बैठे आपको नहीं पता होगा, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि आपने जो वादे करे थे आप बताइए, दिल्ली में ये वादे पूरे हो गए, बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, यही करते रहते हैं। यहाँ की महिलाएं नहीं है क्या जिनको 1000 रुपए की जरूरत है? यहाँ पे बेरोजगार नहीं है क्या जिनको 5000 रुपए की जरूरत है? यहाँ पे आशा वर्कर नहीं है जिनको जरूरत है? यहाँ पे स्कूल कॉलेजों में ड्रॉप आउट रेट आपका तेज है, उस पर जरूरत नहीं है।
मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि चलो आपकी बात मान ली कि आप ही के समय पता चला है दिल्ली वालों को कि ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे आपकी लिमिटेशंस है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि आप दिल्ली पंजाब में वो वादे पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर जगह घूम जाते हैं। सबसे पहले किसान बिल लेकर के आएंगे, फिर देखेंगे कि हमारी राजनीति इससे बिगड़ सकती है, तो जी हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम करता है, 6 करोड़ रुपए पे अपनी दुर्गा पूजा कर लेते हैं, उस पर आप कुछ बोलते नहीं है। दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, आपका एक नेता मंत्री उस पर कोई बयान नहीं देता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये काम पंजाब में मत करिएगा, कि पंजाब के लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया है पहली बार। मिश्रा साहब, उन्हीं के हाथ में रहने दें तो मेरी समझ में ज्यादा होगा। और भ्रामक प्रचार बंद करिए। दिल्ली में जो काम हुआ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ाई और तारीफ हो रही है। आप लोग करते रहिए और दिल्ली की जनता हर चुनाव में जवाब देती रहेगी। लेकिन बॉर्डर स्टेट है पंजाब मिश्रा साहब, और बॉर्डर स्टेट में सबसे मुश्किल होता है कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। मुस्कान जी, देखिए ऐसा है, भी हमारी सरकार कल हम लोग जीते हैं, जरा शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। कुछ समय बाद ढेर सारे प्रश्न करिएगा, बॉर्डर स्टेट पे भी, पुलिस पे भी, प्रशासन पे भी, हमारी सत्ता कैसी चल रही है, जनता के वादों पर भी। हम आपका पूरे दिल से स्वागत करेंगे सारे प्रश्नों का। लेकिन अभी तो खुशी का मौका है। जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया है, जनता का ने आशीर्वाद दिया है, तो कम से कम अभी शपथ ग्रहण तक तो रुक जाइए, काम शुरू तो होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। तरीके से आप देखते हैं, आपको उम्मीद है कि पार्टी फिर से आपको भरोसा जताएगी, क्योंकि कई चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें का रुख कर लेते हैं। ठाकुर साहब माफ कीजिएगा, मिश्रा साहब अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं ये कह रहा था कि अभी सरकार कल बनी है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, बनी नहीं है अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ढेर सारे प्रश्न करिएगा, सारे प्रश्नों का स्वागत करेंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, शपथ ग्रहण होने दीजिए। जब, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी परफॉर्मेंस पे हमारे आगे की पॉलिटिकल जर्नी तय होनी है, क्योंकि पंजाब में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारी गवर्नेंस पर। तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम विश्वास दिला रहे हैं पंजाब की जनता को कि हम उनको गुड गवर्नेंस के साथ साथ ये सारी सुविधाएं देंगे जो हमने कहा है, और इकोनॉमिकली भी जो पंजाब डेफिसिट में है उसको निकाल कर लाएंगे, क्योंकि इसका संदेश हमें भी पता है पूरे देश में जाना है। तो थोड़ा समय दे दीजिए, शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, कुछ दिन काम हो जाने दीजिए, फिर ढेर सारे प्रश्न करिएगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है कार्तिकेय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस समय मांग रहे हैं थोड़ा सा मिश्रा साहब, और कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम करने दीजिए, एक बार देख ले पहले कैसा काम कर रही है आम आदमी पार्टी। तो पूरा समय दे रहे हैं। मैं इनसे वही सवाल पूछ रहा था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, 7 सालों में जो हुआ है वो हम तो लोगों के सामने लाएंगे, और पंजाब के लोगों के सामने भी लाएंगे कि पंजाब दिल्ली में भी ये 3 बार इन्होंने ऐसे वादे करे थे और इनको ये इन जगहों पे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो आपके पास भी आएंगे तो आप इनसे सवाल बिल्कुल पूछिएगा, और क्योंकि ये हर बार कहते थे केंद्र शासित है, हालांकि इनको पता है जहाँ पे चीजें कर जाते हैं वहां एलजी नहीं आता है, और ये भाजपा और आप वाले ऐसे चीजों को फंसा के रखते हैं, चाहे वो एमसीडी की बात हो, चाहे जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसके जो भी पावर अथॉरिटी की बात हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पंजाब में इस बार आप पूर्ण बहुमत के साथ हैं, क्योंकि आपने 29 दिसंबर 2015 में कहा था कि सबसे पहले आते ही जन लोकपाल बनेगा। पंजाब में जाते ही बना दीजिएगा, सरकार बनाते हुए कोई आपको रोकेगा नहीं। अब वहां पे शराब के ठेके बंद करवा सकते हैं आप, कोई नहीं रोकने वाला। आप अपने स्कूल बनवा सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। तो ये सारी चीजें हैं आपके ऊपर। और पंजाब तो जब एजुकेशन रिपोर्ट आई थी तो पंजाब नंबर 1 पे था, दिल्ली टॉप 5 में भी नहीं था। तो कुछ करिएगा कि वहां पे जैसे चल रहा है वैसे अच्छा चलता रहे, ज्यादा करने के चक्कर में जो दिल्ली के हालात हो गए वो मत कर दीजिएगा कि वहां पे प्रदूषण में नंबर 1 पे आ जाए दिल्ली, ट्रैफिक में नंबर 1 पे आ जाए। जो झुग्गी झोपड़ियों पे वादे करे थे आपने कि यहाँ पर हम कहते हैं घर बनवा देंगे, शीला जी के समय जो बना हुआ था वो खंडहर हो गया, लेकिन वो भी आवंटित नहीं कर पाए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन सब बातों पे खरे उतरिएगा, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल बनता है। मैंने दिल्ली के आधार पे आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार 77 सीट पे हम थे, इस बार 92 सीट पे आप हैं। लोग ये बिठाते हैं सत्ता के ऊपर, लोग ही उन कुर्सियों से नीचे उतारते हैं। आज हमें उतारा है, आपको बिठाला हुआ, तो आपसे उम्मीद होगी तो जो आपने दिल्ली में कर रखा है, जो वादे करे थे, जो झूठ निकले, वो वहां पर ना करें और एक सच्चाई के साथ लोगों के सामने आ जाएं। मिश्रा साहब, मुझे विश्वास है दिल्ली की जनता को वो सारे वादे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कांग्रेस की समस्या ही यही है। आपको याद होगा मुस्कान जी, जब हमारी पहली बार सरकार बनी थी, जब हमने गठबंधन से बनाई थी, तो हमने तुरंत भ्रष्टाचार पे जो कई अधिकारियों पे हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी थी। तब मोदी जी ने जो एसीबी दिल्ली सरकार के पास रहता था, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको भी हमसे लेने का काम किया था। ये भी बात आपको, कितने सारे अड़चने के बाद हमने दिल्ली में जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। आप देखिएगा, उससे अच्छी परफॉर्मेंस पंजाब में करके देंगे। और मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमें भी पता है कि इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना है। और आप झूठे प्रचार ना करिए, आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करिए, तो मेरी समझ में ज्यादा अच्छा होगा। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आपको कितना % वोट मिला है, क्योंकि जनता जान चुकी है। गांधी परिवार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से 365 आरोप है आपके नेताओं पे, जिसको मैं आना नहीं चाह रहा था, आप मुझे उस पर लेके आना चाह रहे हैं। सिर्फ लूटा और खाया है कांग्रेस ने 70 सालों में। जितने सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था आप देख लीजिए क्या है, जितने सरकारी चिकित्सालय है उनकी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। अब जनता तरस हो चुकी है, आपको धीरे धीरे हटा रही है। तो ये आपका जो उतावलापन है, अगर आप इसको अपनी मीटिंग करके एक बार गांधी परिवार को हटाकर मीटिंग कर लें और उसमें कुछ निर्णय अच्छे ले, ठीक है, देखिए समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मैं नहीं लौट पाऊंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को जनादेश जो जनता ने दिया है और जनता चाहती भी है, उम्मीदें जो जनता ने की है आम आदमी पार्टी से, वो जल्द से जल्द पूरी हो। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।